हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स, यहाँ पर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो चैप्टर था ना, उसमें हमने लैग्रांज इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और वो हमारा लगभग पूरा हुआ था। हमने एग्जांपल्स किए थे और एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें हमको वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि संपूर्ण अवकल में जो पहले वाली बुक थी उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम वैसे ही पढ़ेंगे। वही हमारे पास सी एफ और पी आई निकलेगा, भाई हमारे पास इसकी साइज समीकरण बनेगी। तो लेकिन टर्म यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हो जाएगी कि यहाँ पर है वो आंशिक अवकल समीकरण के लिए सारा काम होगा। तो वहाँ पर जब हम डी वाली फॉर्म बनाते थे वहाँ हम लिखते थे डी बराबर डी अपॉन डी जेड, ठीक है, या डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी डैश या डी बराबर डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली एक्स से तो काम चलता नहीं है क्योंकि ये आंशिक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो अरे आंशिक है ये, देखिए आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो उससे तो काम चलेगा नहीं, किससे, खाली डी बराबर डेल अपॉन डेल एक्स लिखने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई भी होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे डी डैश से। इस चीज में हम आपको बता देंगे अभी आपको, है ना। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। डेफिनेशन हम बता रहे हैं आपको तो है कि वे समीकरण जिसमें आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल तथा उसके आंशिक अवकलज यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, आंशिक अवकलज यानी पार्शियल डेरिवेटिव केवल प्रथम घात यानी कि फर्स्ट डिग्री में ही आते हों और आपस में गुणित नहीं होते। ठीक है, तो पहले तो हम अपने ये आंशिक अवकल समीकरण जो है रैखिक, उसके बारे में बात की, जो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। 2 बार तो हमने बात की है इसकी। ठीक है, तो एक तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, यानी कि उस वाले बुक के फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हमने रैखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था। फिर चैप्टर नंबर 3 में बात की थी। अब यहाँ पर भी हम चैप्टर नंबर 3 में बात कर रहे हैं कि वे समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा उसके आंशिक अवकलज। ठीक है, एक तो आश्रित चर यानी कि जो राशि है एक्स वाई जो आश्रित हो, यानी कि जो ऊपर होती है वो आश्रित होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, और उसके आंशिक अवकलज केवल प्रथम घात में ही आते हों और आपस में गुणित यानी कि मल्टीप्लाई नहीं होते हों। ठीक है, तो हम यहाँ पर एनवी कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, क्या होगा देखिए जरा, ए नॉट
डेल की पावर एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन प्लस A1 डेल एन जेड और डेल एक्स की पावर एन माइनस वन एंड डेल वाई प्लस AN डेल एन जेड अपॉन डेल वाई की पावर एन प्लस B0 डेल एन माइनस वन अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस B1 डेल एन माइनस वन इंटू जेड और डेल एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डेल वाई, ठीक है, प्लस करते जाओ बी एन माइनस वन डेल एन माइनस वन जेड अपॉन डेल वाई की पावर एन माइनस वन, ठीक है। इस तरह से जो टर्म बनी है हमारे पास वो एम नॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस M1 डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस एन नॉट जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपको मिलेगा, ठीक है। दोबारा से ध्यान दो कि इस तरह की टर्म है A0 A1 AN B0 B1 BN माइनस वन, ये सब क्या है, अचर है, ठीक है। n है, ये देखो x की पावर n है, फिर x की पावर n माइनस वन, तो साथ में y, ये दोनों नीचे वाले कैसे हैं, ऐसी राशि है जो इंडिपेंडेंट है। ऊपर क्या रहा है z क्या है, डिपेंडेंट है, किस पर, x और y पर। मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट यानी नीचे वाले जो चर होंगे एक से ज्यादा होंगे तो जिसको हम क्या बोलेंगे, आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो ये NV कोटि के रैखिक आंशिक समीकरण है, ठीक है। और इसमें हमने बताया था कि जो आश्रित चर है ना, यानी कि z और उसके आंशिक अवकलज केवल प्रथम घात में आते हैं, ठीक है, केवल किस में आते हैं, प्रथम घात में। घात ये तो ऑर्डर है, घात यानी पावर जो है इसकी इस तरह से केवल एक ही है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर कहीं भी z नहीं नजर आएगा आपको, z मल्टीप्लाई यानी इस प्रकार का z मल्टीप्लाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इस तरह की टर्म नजर नहीं आएगी, या z मल्टीप्लाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस तरह की टर्म नजर नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो ही क्या बनेगा, रैखिक आंशिक अवकल समीकरण बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है A0 से लेकर और N0 तक सभी क्या हैं, अचर राशियां हैं, ठीक है, सभी अचर राशियां हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 को अचर गुणांकों वाला रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे, रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास समझ में आ गया। और आपको पहले भी हमने प्रॉपर्टी बताई है कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर x के साथ में y भी आ रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल अवकल समीकरण होती है उसमें x के साथ y नहीं आता, ओनली यही टर्म आती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो जो कुछ नोटेशंस होते हैं, नोटेशंस, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखते हैं कि नोटेशंस जो है वो किस तरह के हैं। हम यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स को डी, ठीक है, और डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश, ठीक है, और डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई को हम क्या लिखते हैं, को डी इंटू डी डैश लिखेंगे, एक्स नहीं, डी इंटू डी डैश, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, जेड, डी इंटू डी डैश से लिखते हैं, ठीक है ना। डेल अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी, डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई को डी इंटू डी डैश से लिखते हैं। तो इस तरह से जो प्रॉपरली है पूरा का पूरा फंक्शन
वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ डी इंटू डी डैश जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना है पूरा साधारण अवकल समीकरण, जिसका व्यापक हल है वो पूरक फलन और विशिष्ट समाकल से मिलकर बनता है। तो इस नंबर 1 डाल लो, इस प्रकार की समीकरण का व्यापक हल, जैसे पहले हमने पढ़ा था ना संपूर्ण अवकलन के लिए, ऐसे ही इसका व्यापक हल भी पूरक फलन तथा विशिष्ट समाकल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो पूरक फलन निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो अगर, तो पूरक फलन निम्न समीकरण का व्यापक हल होता है। यानी कि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स वाई है ना, उस जगह पर क्या रख दिया जाएगा, 0 रख दिया जाएगा। तो एफ ऑफ डी इंटू डी डैश बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तभी ये इसका व्यापक हल हम निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है कि समीकरण नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स वाई को 0 के बराबर रखने पर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई को 0 के बराबर रखने पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारे पास जो सी एफ है, पूरक फलन है, वो ज्ञात हो गया। फिर हम इसका क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशिष्ट समाकल, और दोनों को मिलकर हमारे पास व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि विशिष्ट समाकल के अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं, उनकी जगह पर मान रखने पर विशिष्ट समाकल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें समघात और असमघात आंशिक समीकरण भी बनते हैं, आंशिक अवकलन। तो एक आंशिक अवकल के बारे में पढ़ते हैं कि समघात और असमघात क्या होते हैं। तो एक आंशिक अवकल समीकरण, डेफिनेशन आ सकती है आपको पेपर में, फिर आप कहेंगे सर जी डेफिनेशन आई है, हम कैसे लिखें। तो एक आंशिक अवकल समीकरण समघात कहलाता है, समघात कहलाता है यदि उसमें जेड के सभी अवकलज समान कोटि के हों, समान कोटि के हों तथा जेड का स्पष्ट समावेश ना हो। मतलब कि केवल जेड ना हो, उसमें जेड पावर के रूप में हो, लेकिन समान कोटि में, ऑर्डर के साथ समान। ठीक है, जैसे ए नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन प्लस ए वन डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस 1 डेल वाई प्लस ए एन। ठीक है, डेल एन जेड अपॉन डेल वाई की पावर एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और अगर यहाँ पर जेड की कोटि जो है वो समान नहीं हो, प्रत्येक पद में जेड की कोटि समान नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, असमघात आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, उसे हम बोलेंगे असमघात नॉन होमोजीनियस। ठीक है, एक तो हो गया होमोजीनियस और एक दूसरा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपने समझ में आ गया कि जनरल सॉल्यूशन जो है आपका जीएस व्यापक हल, वो सी एफ प्लस पी आई को मिलाकर ही बनता है। और सी एफ निकालने के लिए आपको जो
ये वाली वैल्यू होती है f(x, y), उसको 0 मानना पड़ता है तभी वो निकल सकता है। और उसके बाद आप जैसे निकालते आ रहे थे, थोड़ा सा मेथड में थोड़ा अंतर होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन इंटीग्रल निकालने के उसमें, लेकिन जैसा आप निकालते आते हो कुछ कुछ वैसे ही करना है हमको, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास प्रॉपरली जो मेथड बनता है वो आपने समझा। देखिए इसमें भी हम जो है CF निकालने के टाइम में सहायक समीकरण के मूलों पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। सहायक समीकरण जब निकलती है तो उसके जो मूल निकलते हैं उस पर ही डिपेंड होता है, मूल भिन्न भिन्न है या मूलों की पुनरावृत्ति हो रही है, मूल काल्पनिक है या वास्तविक है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने उसमें पढ़ी थी, वही चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तो हम इस सब चीज़ का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना जो मेथड्स हम पढ़ेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, उसमें कुछ टर्म्स हम कह सकते हैं डिफरेंट होगी, तो उसका मेथड हल्का फुल्का हो सकता है। जैसे साइन AZ होता था D/dz के लिए, यानी कि कहें तो हम यहाँ पर D ऑफ साइन AZ यहाँ पर Q(x) के बराबर आता था। तो क्या कहते थे कि सर D की जगह पर आप क्या रख लो, 1/d है, की जगह पर आप क्या रख लो -(a²), D² की जगह पर -(a² रख दो। तो यहाँ पर कुछ और बात होगी, बस इतना सा फर्क होगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली बात है। बस आगे हम मेथड पूरा करेंगे जिससे आपको सॉल्यूशन का बारे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।